आपको हमने कल भी ये बताया था कि 30 नवंबर से जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो है उसके तीसरे एडिशन का आगाज़ हो रहा है। उसमें दो नौजवान पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स भी हैं। कल आपसे एक की मुलाकात हमने कराई थी हिरा यूसुफजई की, और आज जो दूसरी मूवी है हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और कॉमेडी ड्रामा टाइप इसकी फील आ रही है। उसकी फिल्म मेकर ने हमें आज ज्वाइन किया। महनूर यूसुफ इज विद अस। फिल्म का नाम है ईद मुबारक। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली हम महनूर से ही पूछ लेते हैं कि क्या कहानी है, बिकॉज ईद मुबारक से ऐसे ही सेलिब्रेशन का एहसास या वो ख्याल या वो पिक्चर आपके जहन में आती है। महनूर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो व्हाट इज़ योर फिल्म अबाउट? सबसे पहले तो ये बताइए, ये शॉर्ट फिल्म है, क्या कहानी है, किसके गिर्द घूमती है? So the film is about a छोटी सी लड़की ईमान 6 साल की बच्ची है और वो ईद को सेलिब्रेट करी है, बट वो अपने बकरे को उसकी जान बचाने की कोशिश करी है ताकि वो ईद पर ज़िबा ना हो। And it's based on my real life experience of celebrating Eid in Pakistan. जो मतलब हर कोई पाकिस्तान में everyone has this story, you know. So बिल्कुल, बचपन में तो सारों की कोई इमोशनल कहानी होती है। लेकिन ये बताएं, हम क्यूरियस हैं, कल भी हमारी बात हो रही थी एक और फिल्म मेकर से, ये स्पेसिफिकली व्हेन यू हर्ड ऑफ दिस फेस्टिवल तो ये मूवी बनी या फिर ये शॉर्ट फिल्म आप बना ही रही थी और इससे पहले भी आपने बनाई है? नहीं, ये शॉर्ट फिल्म तो बन गई थी, तो फिर हमने सारे फेस्टिवल्स पे अप्लाई किया है। तो रेड सी वाज वन ऑफ द फेस्टिवल्स जिसमें हमने अप्लाई किया है। लेकिन ये मेरी पहली मूवी है यूएससी से MFA करने के बाद। तो द फिल्म वाज एक्चुअली कंप्लीट एंड देन वी जस्ट अप्लाइड टू अ बंच ऑफ फेस्टिवल्स एंड रेड सी एक्सेप्टेड अस। खूबसूरत इसकी फील भी आ रही है, यू नो, कलर्स आर ग्रेट एंड वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑथेंटिक। सो ये आपने कहाँ शूट की हुई है, ये भी आप बता दें? ये हमने कराची में शूट किया है अभी मई ऑफ आई थिंक 2021 2022। कोई कोना ढूंढा है आपने कराची का वैसे? वो तो यू नो मूवी मैजिक हम इसे कहते हैं। तो मूवी मैजिक। और ये एक्टर्स जो हैं, खास तौर पे बच्ची जो हमें नजर आ रही है, जिसकी आंखों में नजर आ रहा है कि वो अपने बकरे से कितना प्यार करती है, और अदाकार कितनी अच्छी है ये भी नजर आ रहा है। तो ये एक्टर्स भी आपने इधर आके सिलेक्ट किए सब कुछ? जी, सारे एक्टर्स पाकिस्तानी हैं, सारे हमें कराची में ही मिले हैं। और जो हमारी लीड एक्ट्रेस है ईमान का जो रोल प्ले करती है उसका नाम है रुबाब रशीद। वो काफ़ी ड्रामे करती है वैसे पाकिस्तान में, तो शायद कुछ लोगों ने उसे देखा हुआ होगा टीवी पे। और फिर जो हमारी उसकी जो बड़ी बहन का रोल जिसने किया हुआ है उसका नाम मोमिना है, जो उसका कैरेक्टर का भी नाम मोमिना है। और दैट वाज लाइक एन ओपन कॉल एंड आई जस्ट फाउंड हर ओवर ईमेल रियली। और फिर जो हमारी अम्मी का रोल प्ले करती है उसका नाम है जोहा रहमान, एंड शी वाज इन स्पाइडरमैन। शी इज़ अ वेरी prominent international Pakistani Muslim actress. और the role of the dad is played by Imad Butt, who is also in Pakistani TV dramas, and you may have seen him. अच्छा मानूर, हम बड़े क्यूरियस हैं। अब बताया ही जा रहा है कि ये कॉमेडी ड्रामा है, ड्रामा भी है, इसमें कोई मैसेज भी डेफिनेटली होगा और कॉमेडी एलिमेंट भी आपने डाला है, विच वी हेयर इज़ ऑलवेज मोर चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू डू। 16 मिनट में 16 मिनट्स में कहानी मुकम्मल बताई जा सकती है? आई थिंक क्योंकि मैंने अब तक पूरा मास्टर्स किया हुआ है फिल्म मेकिंग में, तो ये मैंने काम मतलब बहुत सीखा हुआ है। तो उस मास्टर्स प्रोग्राम के बाद तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको पूरी कहानी बता सकते हैं, लेकिन आपको मूवी देखनी पड़ेगी, फिर आप मुझे बताएंगे मैंने अच्छा फेस्टिवल में तो जान ही रहे। सो हम मूवी कहाँ देखेंगे ये भी आप बता दीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड, पर्टिकुलरली जो बच्चे हमें देख रहे हैं ना, वीकेंड भी शुरू हो रहा है, कि भाई हम ये फिल्म कहाँ देखें। तो इज दैट अवेलेबल समवेयर ऑन एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो अभी हम कोशिश करें इंशाल्लाह कि डिस्ट्रीब्यूशन हो और किसी स्ट्रीमिंग सर्विस पे हम मूवी को डाल सकें। लेकिन अभी जो है वी बीन क्वालिफाइड फॉर द ऑस्कर्स, द एकेडमी अवार्ड्स, तो हम पूरा एकेडमी अवार्ड का कैंपेन कर रहे हैं। So yeah, so the Oscar shortlist for best live action short film. Yeah. Wonderful, wonderful. So hopefully along with that we'll put the film out somewhere on streaming, and I'm trying really hard कि पाकिस्तान में कहीं ऐसे Netflix type जगह पे हो ताकि सारे पाकिस्तानी ऑडियंस भी देख सकें। So ये तजुर्बा आपका ये माशाल्लाह कामयाबी रहा है, तो आप पाकिस्तान बेस्ड और कहानियाँ भी बनाने का इरादा रखती हैं? Because this is a very new story, I must say. स्टोरी पुरानी है, किसी ने इस तरह दिखाने की कोशिश नहीं की। ये फीलिंग तो हर कोई समझता है लेकिन बनी नहीं है कोई इस किस्म की चीज़। It's a very new idea for a film.
You know, I moved from Pakistan. मैं कराची में I've spent my first 8 years of my life, but I moved when I was almost 9 to America. And what I wanted to do with this film, I think in the US there are such stereotypes of Muslim and Pakistani representations in film. So मेरा जो बचपन था पाकिस्तान में, it was like perfect, it was beautiful, and I wanted to show in this film the Pakistan that I experienced, और जो मैंने जैसे अपना बचपन गुजारा है और सारी जो मेरी बहुत लड़कियों वाली ज़िंदगी थी, you know, with Barbies, fairy tales, and I wanted to show Western audiences that Pakistan is not what you think it is, and Muslims are not, you know, who you might think they are. I wanted to really show some subversive images in the film. So I hope that, you know, I'll get more opportunities, and definitely जो भी मैंने films अभी लिखी हुई हैं, जो मैं कोशिश करी हूँ बनाने की, वो सारी leads जो हैं पाकिस्तानी लड़कियाँ ही होती हैं, क्योंकि I think that's my experience. But you know, we'll see what I'm to make. Wonderful. Good luck for this festival too. Hope it wins a lot of awards. Best of luck, Mahnoor, and thank you for being with us. Thank you for having me. Thanks so much. ज़बरदस्त, इतनी खुशी होती है कि लोग हमारे जो बाहर दुनिया में भी फैल जाते हैं, फिर अपनी एक्सपर्टीज़, ऑब्वियसली फिल्म मेकर हैं, पढ़ा हुआ है इन्होंने, बट स्टोरी वो यहीं की बताना चाहते हैं। हाँ, शी सेज इट्स क्लोज टू माय हार्ट, और यही मैं ऑथेंटिकली ये बता सकती हूँ। कराची में आपको पता ही है स्ट्रीट क्राइम का मसला बहुत पुराना है, साथ में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। उनमें से उन लोगों की प्राइमरीली वापसी का जो यहाँ वारदातों में मुलव्वस हैं, जिनके क्रिमिनल केसेस हैं, और फिर हरासमेंट वाले मामलात भी सबके सामने ही हैं। आए दिन एक नई CCTV वीडियो सामने आ जाती है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद साहब से बात हुई है हमारे साथी काशिफ मुश्ताक की। हाँ, जो कि बड़ी ज़रूरी है कि हम सुनें। सब देखें, सुन लें क्या कह रहे हैं उस बारे में। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों या गैर कानूनी तारिके वतन जो कराची में रह रहे हैं उनके हवाले से जो है वो पुलिस का क्रैकडाउन हो, या फिर ख़वातीन को हरासा करने के मुख्तलिफ वाक़यात हों, इन तमाम तर वाक़यात के हवाले से कराची पुलिस को क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद साहब। उन्हीं से जानते हैं। खादिम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कराची पुलिस के लिए हमेशा से स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा चैलेंज रहा है, आप चूँकि अब आपने ये पोजीशन संभाली है, किस तरह देख रहे हैं इसको और कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है? इस सिलसिले में जो शॉर्ट टर्म हमारी प्लानिंग्स हैं उसमें ये है कि इमीडिएट जो है वो एक हमारी शाहीन फोर्स है, उसकी तादाद को इंक्रीज़ किया गया है, उनकी मोटरसाइकिल्स की तादाद को बढ़ाया गया है, उनको रोड्स पे ले आए हैं, स्नैप चेकिंग्स की तादाद को बढ़ाया गया है, और काफ़ी ऐसी पुलिस थी जो मुख्तलिफ दूसरी ड्यूटीज़ में थी, उनको भी ले आके एक्टिव पुलिसिंग करवा रहे हैं, प्रोएक्टिव पुलिसिंग। उसका रिजल्ट ये आया है कि लाइव इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं गुज़श्ता 3 हफ्तों में। करीबन कोई 100 के लगभग इनकाउंटर्स हुए, जिसमें 20 या 21 रॉबर्स ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर मारे गए हैं, और 126 या 127 की फिगर है जो ज़ख्मी हुए हैं, और जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है, अराउंड 600। उसका आप इमीडिएट जो इम्पैक्ट आया है वो ये देखेंगे कि जो ड्यूरिंग द रॉबरीज एंड एक्टिविटीज़ जो लोग ज़ख्मी होते थे, हॉस्पिटल्स में पहुंचते थे, उनकी तादाद 5, 8, 10 होती थी डेली, वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है इनमें से किसी की भी, ऐसी हम नहीं कह सकते कि कोई सियासी या किसी और तरीके से कोई अपॉइंटमेंट हुई हो इस टास्क के लिए या इस काम के लिए। टीम इज़ गुड, टीम डिलीवर कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट्स पूरी कराची को जल्द फील होंगे। इसी साल में कुछ मुकदमात 2 मुकदमात पहले हुए, लेकिन इंसिडेंट 6-7 हुए हैं जी। उसमें हमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि पब्लिक की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं आती। ये जो आपने बात की कि सरकार की तरफ से मुकदमा हुआ, ये भी एक अफसोस की बात है कि मतलब कोई एक भी आदमी इस शहर में ऐसा नहीं है जो हमें आके गवाही दे, या कोई वो जो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उनमें से कोई है। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं आते कि वो अपना आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद साहब मौजूद थे, और बहुत अच्छा उनका मोटिव है, वो चाहते हैं कि कराची में जो डायनेमिक्स हैं उनको चेंज किया जाए, कराची पुलिस का जो इमेज है उसको भी बेहतर किया जाए, जबकि ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम से लेके गैर मुल्की जो बाशिंदे कराची में मौजूद हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इस हवाले से बड़ा अच्छा इन्होंने मोटिव रखा हुआ है।
है और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बड़ा सीरियस इस पर एक्शन लिया जाएगा और ये एक्शन जो है वो आर्जी नहीं होगा, मुस्तकिल बुनियादों पर थाने कल्चर को भी बेहतर किया जाएगा, जबकि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू काशिफ। शाहीन फोर्स की रिवाइवल की बात की है, स्नैप चेक्स हैं, मतलब बहुत सी वादे तो बताया ना आपको, बताया ना आपको कल। कैन बी Remember anything else but the match? अच्छा पता है क्या, बहुत से लोग इतने मसरूफ होते हैं अपनी जिंदगी में कि शायद उन्हें हमारे बताने से याद आया हो। सो पता तो है कि कब है मैच, कि मैच होना है, बड़ा मैच होना है, और यूजुअली संडे को भी होता है ना। ये बात बेस्ट है कि सैटरडे को हो रहा है इस दफा। भाई वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच। उसके बाद रिलैक्स करने का या सेलिब्रेट करने का अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छा सेलिब्रेट। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पाकिस्तानी शायकीन एज इन फैंस और जर्नलिस्टों की वीज़े का मसला पता नहीं अब तक हल हुआ है नहीं हुआ है। भट्टी साहब बताइए क्या स्टेटस है? हमारे चेयरमैन पीसीबी तो पहुंच गए हैं, अब बाकी पीछे जो रह गए हैं लोग जिनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है कि उन्होंने हकायक, उन्होंने मैच, उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है वहाँ से, और जो फैंस हैं जिनका सबसे पहला हक है ये इवेंट देखने का, मैचेस एंजॉय करने का। आपके वीज़े का क्या हुआ भट्टी साहब? हाँ ये भी है वैसे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए मैंने चूंकि कुरियर के जरिए पासपोर्ट भेजा था तो इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। बस ये अफसोस है कि कल वाला मैच मिस हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग टूर्नामेंट जो है उसमें मौजूद होंगे और उम्मीद है कि ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ हमारे साथी कल इंडिया पहुंच गए, कुछ फैजान और अतीक ये आज पहुंच जाएंगे। और तो ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से फ्लाइट ले रहे हैं या फिर ये लाहौर से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बाय रोड? जी हाँ, वाघा का बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स अब्दुल्ला काफी मुश्किल इस वक्त मरला है, क्योंकि दुबई जाए वहां से ट्रांजिट में आपको काफी घंटे गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली या बॉम्बे जाए, बॉम्बे से फिर अहमदाबाद, तो काफी लंबी फ्लाइट्स हैं, इसलिए ये मेरा ख्याल मेरे रूट है। लेकिन जहां तक शायकीन का ताल्लुक है, 2 दिन पहले ज़का अशरफ साहब ने उम्मीद दिलाई है कि उनकी इंडियन हुकाम से बात हो गई है, तो उम्मीद ये है कि 20 तारीख को जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बेंगलोर में मैच होगा उसमें पाकिस्तानी तमाशाई जो हैं वो भी हमें ग्राउंड में नजर आएंगे। तो क्या प्रोसेस है उनका? पाकिस्तानी तमाशाइयों को वो ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं या भारतीय हाई कमीशन उनसे राब्ते में हैं, वो ऑनलाइन बस टिकट खरीद के बैठे हुए हैं क्या? और जो पहले वाले मैच के सब लोगों ने तो एक्चुअली यही चाहा होगा ना कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, उन टिकटों का क्या होगा? एक्चुअली आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर यही मैच मिस हो जाए, वैसे तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ क्रिकेट फैन यू वांट टू वॉच एनी मैच जिसमें पाकिस्तान खेल रहा हो, लेकिन दिस इज इट, डबल रिफंड मिलने चाहिए। एग्जैक्टली, वरना तो फिर व्हाई वुड यू इवन स्पेंड दैट मनी? टीवी पे देख लें। देखिए बिल्कुल पैसे तो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो जो यादगार लम्हे जिसका इंतजार लोग कई महीनों से कर रहे थे, लोगों ने कई घंटे इंटरनेट पे बैठकर वेबसाइट को सर्च किया और टिकट हासिल किए, पैसे तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो जो उनके यादगार लम्हात हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब्दुल्ला, इसका तरीकेकार ये है कि जिनके पास टिकट्स हैं मैचों के, उन्होंने अपने अपने एरियाज में जो इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं वहां पर टिकट्स की जो उनके पास प्रूफ हैं उसके साथ वीजा अप्लाई किया हुआ है। अभी तक जिस तरह हमारी एप्लीकेशन होल्ड पे थी, उनकी दरखास्तें भी होल्ड पर हैं। जैसे ही उनको एम्बेसीज बुलवाएंगी वो अपने पासपोर्ट ले जाकर वीजा स्टैम्प करेंगे, फिर वो अगला अपना ट्रैवल प्लान बना सकेंगे। लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेट है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए थी, अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। उधर कैंप से क्या खबरें आ रही हैं? हम तो यही चाहते हैं, अभी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे कि कोई तब्दीली ना की जाए टीम में, लेकिन क्या किसी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इमाम वाली पोजीशन को लेकर, या फिर मे बी शादाब या फिर उसामा को शामिल किया जाए, या इमाम की जगह कुछ और ट्राई किया जाए? अब्दुल्ला, एक ही ऐसी पोजीशन है कि अगर टीम मैनेजमेंट समझती है तो इमाम को आराम दे के फखर को खिलाया जा सकता है, लेकिन जो माइंडसेट हमने देखा है पास्ट में बाबर आजम का, मिकी आर्थर का, ग्रांट ब्रैडबर्न जो हमारे हेड कोच हैं, वो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करते नहीं है। दरमियान में एक हमारे पास स्लॉट है कि अगर मोहम्मद नवाज को रेस्ट दे के उसामा को ट्राई किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में राइट आर्म लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो पाकिस्तान लिबर्टी ले सकता है, इंडिया के खिलाफ वो
लेफ्ट आर्म स्पिनर से जाएंगे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल रात पाकिस्तान टीम ने पहला प्रैक्टिस सेशन भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा। इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड टोटल जो चेस किया हैदराबाद दक्कन में। अब मेरे ख्याल में टीम में छेड़छाड़ करने की मूड में नजर आते नहीं है बाबर आजम और निकी आर्चर। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग की यही राय है कि छेड़छाड़ इस स्टेज पे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब विनिंग कॉम्बिनेशन एक बन गया है, तो फिर इसको कंटिन्यू इट्स टू लेट। और जो खेल रहे हैं उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, पिछले 2 तो जीते हैं, सो इट शुडंट बी चेंज्ड एट ऑल। सो बेसिकली ऑल इन ऑल भट्टी साहब हम सेट हैं कल के लिए, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद, उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया, मोरल हाई है। पॉइंट्स लिस्ट में अगर देखा जाए तो टॉप 4 में पाकिस्तान हैं और बाकी सारे, क्योंकि विद 2 पॉइंट्स ईच, तो टॉप 4 में हमें भी, हमारा वो एक होता है ना, अगर हारे हो तो फिर मोरल डाउन होता है और फिर वो दिल भी नहीं चाह रहा होता। इस वक्त एवरीथिंग हैज वर्कड इन आवर फेवर। जी हाँ, मेरा ख्याल में टीम का माहौल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और टीम मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है कि प्लेयर्स को पुरसुकून रहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई, उनको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जरूर है पाकिस्तान इंडिया मैच की, लेकिन ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें, एक्साइटमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दें। फिर थोड़ा सा जो हमें सुनने को मिल रहा है कि प्लेयर से ये भी कहा गया कि आप सोशल मीडिया से कम सैटरडे तक दूर रहें, परफॉर्मेंस पर फोकस करें, क्योंकि पास में भी ये रहा है कि जब सोशल मीडिया पे प्लेयर्स जाते हैं तो फिर उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, डिफरेंट किस्म के उनके मीम्स बन रहे होते हैं, उनके बारे में डिफरेंट लोग तबसरे कर रहे होते हैं। तो यही टीम मैनेजमेंट कह रही है प्लेयर्स को कि भाई सोशल मीडिया से भी दूर रहें, गेम पर फोकस करें। देखें, 1,32,000 का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पे तो प्रेशर होगा, लेकिन हमसे ज्यादा जो प्रेशर है वो लोकल टीम इंडिया पे होगा। उनसे लोगों ने जीत की यकीनन भट्टी साहब, अच्छा, यू आर वेरी राइट। भट्टी साहब, सर्टनली होगा। कल ज़ैनब का फाइनली ट्वीट आ गया और उन्होंने पूरा बयान किया कि उनकी वजह से वो आज जो इंसान हैं, जाहिर है वो उससे मुख्तलिफ हैं, उन्होंने माजरत भी की, सारा कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन भट्टी साहब, एक बहुत बड़ी बात है, अपॉलॉजीज हर कोई करता नहीं है, हमने देखा है। ज़ैनब का ये कह देना कि ये उन्हीं का था और अब शी हैज इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, तो ये मामला तो पहले ही सेटल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माना है और अपॉलोजाइज किया है। देखिए, बहुत ज़ैनब ने 4 दिन लिए, लेकिन जो कल उन्होंने जवाब लिखा वो बहुत मेरा ख्याल कॉम्पैक्ट जवाब था। और आखिरी जो 2-3 सत्रें थी जिनमें उन्होंने माजरत भी की, वो बहुत जबरदस्ती, एक बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने उन लोगों को भी थोड़ा सा बात बताने की कोशिश की जिन्होंने ये पूरा ड्रामा रचाया था, लेकिन अपने जो अल्फाज थे उन्होंने अपने अल्फाज में भी माजरत की। मेरे ख्याल में अब ये यहाँ पर मामला खत्म हो जाना चाहिए और नहीं तो खत्म हो के कोई इनकी वापसी का चांस भी तो बन सकता है फिर, या नहीं? मेरा ख्याल अब अब्दुल्ला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि ज़ैनब वापस इंडिया के लिए ट्रैवल करें, क्योंकि उनका बेटा 4-5 साल का है, तैमूर। तो वो चाहते हैं कि ज़ैनब अपने घर में रहें, क्योंकि इंडिया के हवाले से जिस तरह के हम अक्सर टीवी पे और मीडिया में खबरें देखते हैं, तो उनकी फैमिली चाहती है कि ज़ैनब जो है इंडिया ना जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इंडिया जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी टीवी चैनल पर हम ज़ैनब को देखें। बाकी जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं, क्या इनको रिपोर्टिंग वीज़ा है, इनका हर जगह जाके इन्हें रिपोर्ट करना है या एग्जाम्पशन है, क्या है इनका मामला? जो फैजान वगैरह अब जा रहे हैं, और कोई प्रिकॉशंस वगैरह, कोई सिक्योरिटी एडवाइजरी उनको दी गई है? देखिए, एक अच्छी चीज ये हुई है जो 2016 में नहीं थी कि नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीजा है, लिहाजा वो पुलिस स्टेशन जाकर और एंट्री कराने का वो मरहला खत्म हो गया। लेकिन कहा ये जा रहा है कि भाई आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है, आपने अदर देन क्रिकेट कुछ रिपोर्ट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर इस बार इंडिया ने लेट वीजा जरूर दिए, लेकिन एक तो नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीजा है, फिर बहुत सारे शहर जहाँ नहीं, तो मेरी बात सुने, स्ट्रीट फूड है, फिर और बहुत सारे मामला हैं, कुछ भी नहीं दिखा सकते? बाहर ठेला लगाओ तो वो तो दिखाना चाहिए ना, हम चाहेंगे कि देखें वो तो दिखाएंगे, लेकिन ये कि जाहिर है उनके यहाँ भी बहुत सारे सेंसिटिव मामला हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया वहाँ जाए। जाहिर नहीं करेंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाके, मतलब अगर हम उनसे बातें करेंगे भट्टी साहब, फॉर इंस्टेंस आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे जब,
तो हम आपसे ये तो पूछेंगे ना कि जी खाना कैसा है, लोगों का रिएक्शन कैसा है। हम ये बातें इस प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम तो करेंगे, सिर्फ क्रिकेट की बात ही तो नहीं होगी। ये तो नहीं सिर्फ पूछा जा सकता कि इसने कितना स्कोर बनाया। हाँ, वो तो हमें नजर आ ही रहा है। हम तो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं जो क्रिकेट के इर्द गिर्द है। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मामला सेंसिटिव है, लिहाजा उन हसास चीजों को सामने रखते हुए उन्होंने इशारतन, जैसे कल हमारे एक दोस्त ने जब बॉर्डर क्रॉस किया वाघा का, तो उन्होंने वहां पर वीडियोस बनाना शुरू की। तो वो जो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने वीडियोस को डिलीट करवाया कि यहाँ हमारे कुछ इंस्टॉलेशन हैं, आप वीडियोस नहीं बना सकते। तो मेरा ख्याल खाने वगैरह का या जो अच्छी चीजों को हाईलाइट करने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव चीजें हैं उनसे रोका जा रहा है कि भाई आप ऐसी चीजें यहाँ रिकॉर्ड ना करें या यहाँ से रिकॉर्ड कर अपने भट्टी साहब, होपफुली बाय द टाइम वी टॉक अगेन आपका भी आज वीजा आ गया होगा और आप अपने ट्रैवल का कोई इंतजाम कर गए होंगे। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जबरदस्त। अच्छा जी, थोड़ा सा म्यूज़िक, जिस तरह कि हमने आपको वादा किया है कि आज के शो में हमने म्यूज़िक डाला है, और आज तो हाँ सिंगर जो हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हरदिल अजीज़, मारूफ गुलकार, जावेद बशीर का शुमार जो है वो हम कहेंगे कि एक गिनती के उन चंद लोगों में होता है जिनके फ़ैन जो है फ़ैन बेस है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑफ कोर्स एवरीवेयर वेयर पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस आर, वहाँ होती है। तो ज़बरदस्त उनके सुपर हिट गाने हैं और उसमें एक एडिशन हुआ है रिसेंटली, गाने का नाम है यारा। अच्छा जी, ये रिलीज़ हुआ है और सुनने वालों में बेहद मकबूल हो रहा है और हमें उन्होंने उस्ताद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने दोबारा हमारे लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह आपके बच्चों से भी मीनवाइल हमारी मुलाकात हुई थी। क्या टैलेंटेड आपके बेटे हैं, ज़ाहिर है वालिद साहब की झलक उनमें नज़र आती है। इस गाने के बारे में बताइए, क्योंकि हमने आपका इससे पहले भी बहुत म्यूज़िक एंजॉय किया है, चाहे वो स्टूडियो प्लेटफॉर्म्स हों या बॉलीवुड के गाने हों। यहाँ पे आके क्या आपको दोबारा से मौका मिला कि अपने काम को एक नए अंदाज में पाकिस्तानी ऑडियंस, दुनिया भर की ऑडियंस, क्योंकि ये जरा फास्ट बीट नंबर है, ये जरा डिफरेंट है थोड़ा सा आपके पहले काम से। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत दुआ सलाम, गुड मॉर्निंग। जितने भी जियो पाकिस्तान देखने वाले हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप सब खुश रहिए, सारा पाकिस्तान खुश रहे, बल्कि पूरी दुनिया खुश रहे, मेरी दिली दुआ है। बस यारा जो मेरा गाना है, इसको हमने है तो वो उसी तरह की कंपोजिशन जिस तरह मैंने तेरा नाम जपदी फिरा और अजय लथा नहीं अखियां दा चा और भी जितनी मैंने इस तरह की कंपोजिशंस गाई हैं, ये उसी तरह का सॉन्ग है, लेकिन इसमें बीट हमने ऐसी डाली है, थोड़ी हैप्पी बीट है, यानी हिप हॉप कहते हैं जिसको, जो कामरान अख्तर ने बनाई है। वो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है और लोग बहुत बहुत उसको शेयर भी कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी आज बुला लिया इस शो के लिए। तो ये तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बताइए ये जो हिप हॉप है या हैप्पी बीट है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, या फिर ये जो आज की नौजवान लॉट है वो आपको बताते हैं कि भाई जावेद भाई ये बेस्ट लगेगा, ये आजकल चल रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को? क्योंकि आपका अपनी छाप जो है, आपकी आवाज, आपके वो सब कुछ तो है ही है, लेकिन ऑब्वियसली अरेंजमेंट डिफरेंट हमें लगी। हाँ, देखिए मैंने जो इसमें स्टार्ट सरगम की है ना, वो सरगम देख लें, जो मैं करता हूँ, मेरखंड उसको बोलते हैं, जो क्लासिकल में सबसे मुश्किल पार्ट होता है, वो मैंने की है। उसके बाद मैंने वही अस्ताई गाई है जो मतलब कवाली और मतलब आज के दौर को मिक्स करके, ये मैं कहता हूँ खुशी का गाना है। मिसाल के तौर पे रवे सामने तो आप बयान कर रहे हैं, तो अगर आप हमें ये, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि ये आप हमें सरगम गा कर सुना दें, तो विल बी रियली थैंकफुल टू यू। जरूर, क्यों नहीं। हाँ, मैं सुनाता हूँ, ये स्पेशल हुमा के लिए और अब्दुल्ला के लिए। वेरी नाइस। वी होप कि आपका ये बहुत पॉपुलर हो और बड़े अच्छे आपके जो सीजन है, आपको पता है शादी सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही मौसम बदलता है तो उसमें भी ये हिट होगा। मतलब हर खुशी के लिए, मतलब जहाँ आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये उस हर खुशी के लिए डांस सॉन्ग है। मतलब इसमें जो शायरी है वो सूफी शायरी है,
तो इस वजह से मुझे इसको गाने में जबरदस्त बहुत मैंने एंजॉय किया है शायरी और मौसीकी का। एक जरा क्विकली एक सियासी मंजरनामे से अपडेट दे दें आपको। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी में सिर्फ 8 दिन रह गए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में उम्रा अदा किया। वो सऊदी अरब में मजीद कुछ दिन ठहरने के बाद दुबई रवाना होंगे, जहां से फिर मियां साहब पाकिस्तान आएंगे। दूसरी तरफ मुल्क में मौजूद नून लीग अपने कायद के शाया निशान तरीके से इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रही है। नून का जुनून इस वक्त अलग ही सतह पे है। मीनार पाकिस्तान को भी भरने के दावे किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और मियां साहब को कानूनी चैलेंजेस भी हैं, जिसमें कहीं मुख्तसर वक्त के लिए इस्लामाबाद लैंडिंग की भी बात की जा रही है, लेकिन ये क्या है मामला अभी इसकी तफसील आना बाकी है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने बिल्कुल आसमा से ही बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं। आसमा, आपको क्या पता है, आप हमारे साथ भी शेयर करें। नवाज शरीफ की वापसी करीब आ गई है, मुस्लिम लीग नून के जोशो खरोश की इंतहा नहीं, जलसे पे जलसा हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आपको लग रहा है कि इस बार सब एक पेज पर हैं, 2018 वाली कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी? जी देखिए, मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बज़ाहिर तो अपनी मीटिंग्स और कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों के अंदर जो है वो मशगूल हैं। टारगेट भी उन्होंने बड़ा रखा हुआ है, पहले तो मिलियंस का था, अब वो अगर समझ रहे हैं कि 2-4 लाख लोग आ जाते हैं तो एक बड़ा शो जो है वो हो जाएगा और उसी की तैयारी है। लेकिन हमने फिर ये भी सुना कि लाहौर के अंदर जो उनकी रैलीज़ थी वो उन्होंने मनसूख की। तवज्जो हमने पूछा भी तो कहा गया कि तवज्जो जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर है और हर हलके के जो आवाम हैं वो उनके जो MNAs हैं या टिकट होल्डर्स हैं, जो वहाँ के मकामी रहनुमा हैं, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो 2018 में तो आपको याद होगा कि बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल थी कि नवाज शरीफ साहब को ये इम्प्रेशन दिया गया था कि जब वो पाकिस्तान उतरेंगे तो एक जमे गफ़ीर होगा जो कि उनका मुंतज़िर होगा एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त उनका जो जमे गफ़ीर था वो चेरिंग क्रॉस से आगे नहीं बढ़ सका था, वो एयरपोर्ट तक नहीं आया था। तो ये एक ज़ाहिर है कि एक कन्फ्यूजन नहीं, एक बाकायदा उस वक्त नज़र आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक डिवाइड थी, एक तकसीम थी और शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ था। लेकिन अब क्या ये सारे लोग जो हैं वहाँ पे आ पाएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए बाकायदा जो उनका एक है कि एक बड़ा जो एक लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनके साथ बड़े तरीके से जो है एक बड़ा हुजूम जो है वो आ पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नून लीग इसमें नाकाम हुई और 2018 जैसी सूरत हाल नज़र आई तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। उस वक्त बेशक नवाज शरीफ साहब को लोगों ने रिसीव नहीं किया, उनकी अपनी पार्टी ने कोई एक कामयाब स्ट्रेटजी नहीं बनाई या वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए, लेकिन उसका नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे उस वक्त और PMLN काफ़ी ज़्यादा मकबूल जमात थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो उससे क़तई तौर पर मुख्तलिफ नज़र आती है। तो ये जो आना लोगों का और एक बड़ा जलसा करना, एक पावर शो करना, ये PMLN की सियासत के लिए बहुत अहम है। और डू और डाई वाली सिचुएशन इस वक्त नून लीग के लिए 21 अक्टूबर को। अच्छा आसमा साहब, ये भी इत्तलात सामने आई है कि मौलाना साहब नहीं चाहते कि जनवरी में इलेक्शन हो और ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनका साथ दे। खैर इलेक्शन जब भी होंगे अहम ये होगा कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होती है और इलेक्शन में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर जाना चाहती है। तो क्या पार्टी मौजूदा स्टांस के साथ ही PTI उतरेगी या अगर वो अपना मौक़िफ़ बदलते हैं तो उनकी मकबूलियत कायम रहेगी? क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आपको? देखिए, एक तो जो इलेक्शन है उसमें देखना ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। ज़ाहिर है कि नज़र आता है वो नाअहल हो चुके हैं इन इलेक्शंस में के लिए, तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या बल्ले का निशान होगा नहीं होगा? ये ऑलरेडी मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है कि बल्ले के निशान के हवाले से भी और दीगर मामलात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन इन मामलात पे फ़ैसला भी महफूज कर चुका है। तो ये एक देखना होगा कि बल्ले का मुस्तकबिल क्या है। बल्ले के होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। चैलेंज ये है कि उनको इजाज़त भी मिली तो क्या उनके कैंडिडेट भी सामने आएंगे कि नहीं आएंगे।
यानी जमात मौजूद रहे और उसके उम्मीदवार सामने ना हो, तो ये ख़ुद एक सबसे बड़ा मसला हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। अभी आपने देखा है कि उनके लोग जो थे वो एक एक करके तस्बीह के दानों की तरह बिखर रहे हैं, वो अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील कर रहे हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो कि पार्टी की तरफ से पार्टी की के ऊपर है इस वक्त, और उनके ऊपर प्रेशर है, बिल्कुल दबाव मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा तो बल्ले का निशान बेशक बैलेट पेपर के ऊपर रहे, तो फिर लोग जो है वो क्या चॉइस करेंगे। तो ये एक मामला है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस अगर हो जाते हैं, तारीख मिल जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं अभी बहुत किसको ये जिम्मेदारी अनफोल्ड होंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। बहुत शुक्रिया।